नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले राजतंत्र हुआ करता था। तो राजतंत्रों में गरीबी और गरीब दोनों को पाला जाता था। गरीबी रहनी चाहिए थी, गरीब रहने चाहिए थे, ताकि जो अविचाद्य वर्ग था, जो श्रेष्ठ वर्ग था, उस वर्ग के लिए सेवक के तौर पर गरीब वर्ग काम कर सके। लेकिन राजतंत्र को मिटाने के लिए लोकतंत्र ने कई लुभावने दिए और उन लुभावने नारों में एक बात यह भी कही गई कि जब लोकतंत्र आएगा, जनता का शासन आएगा, तो जनता की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी गरीबी कायम है। अभी भी कहीं भी लोकतंत्र है, जो राजतंत्र हैं या जो तानाशाही शासन है, यहाँ वहाँ की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर भी गरीब उतनी ही बड़ी संख्या में है, गरीबी उतनी ही अधिक गहराई से है। जबकि आज भी पूरे विश्व के सभी लोकतंत्रों में जो नेतागण हैं वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हमें तो गरीबी मिटानी है जी, समाज से गरीब खत्म करना है जी, सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, हम इसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन परिणाम पहले जैसा ही है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं और गरीबी से जूझ रहे हैं। तो इस विषय पर पिछले दिनों कुछ सज्जनों से मेरी बातचीत हुई और उनसे जो निष्कर्ष निकल कर के सामने आए, उन्हीं को बिंदुवार ढंग से मैं आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बात ये हो रही है कि आखिर गरीबी मिटे कैसे। तो गरीबी मिटाने के लिए जो बातें सामने आई हैं वो ये हैं: सारी संपत्ति देश की हो, कोई व्यक्तिगत संपत्ति किसी की नहीं होनी चाहिए। किसी का कुछ भी नहीं, ना अपनी फैक्ट्री, ना अपनी दुकान, ना अपना घर, ना अपनी जमीन, सब कुछ देश का हो। हर किसी को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुसार जॉब दी जाए। और यहाँ जॉब का मतलब है राष्ट्र सेवा। आप जो कुछ भी करते हैं वह पूरे राष्ट्र के काम आएगा। न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन या न्यूनतम आय और अधिकतम आय सख्ती से निर्धारित होनी चाहिए और इसका अनुपात मिनिमम और मैक्सिमम इनकम या वेतन का अनुपात 1:10 का हो। यानी अगर जो मिनिमम वेतन है 1 लाख है तो मैक्सिमम वेतन 10 लाख से ज़्यादा ना हो, और अगर अधिकतम वेतन, मैक्सिमम वेतन 1 लाख है तो किसी का मिनिमम वेतन, मिनिमम आय 10,000 से कम ना हो। परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन भी हो सकता है और डिमोशन भी हो सकता है जॉब में। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जो भी संपत्ति शेष है, चाहे वो बैंक में कुछ पैसे जमा हों या उसके घर के कुछ सामान हो, कुछ भी हो वैसा, तो ये सारा कुछ देश का होगा, उसकी संतानों का नहीं। आवास, हर व्यक्ति के लिए आवास की व्यवस्था करना देश प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। कोई भी व्यक्ति बिजनेस या खेती करना चाहे तो करे, लेकिन किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकता कि आओ हमारी खेती है, 100 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन है, इसमें तुम मजदूरी करो और तुम्हें हम मजदूरी दे देंगे, वो नहीं। या हमने कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें हमें 10 एम्प्लॉय, 20 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय, लाख एम्प्लॉय चाहिए, वो नहीं। आप किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। और अगर आप बिजनेस या खेती में विफल होते हैं तो निम्नतम ग्रेड से जॉब आप भी शुरू कर सकते हैं, आपको भी जॉब मिले। जो व्यक्ति अविवाहित है और जॉब नहीं करना चाहता है तो उसे सरकारी किचन से मुफ्त भोजन, कपड़े, साबुन और अन्य ऐसी बहुत ज़रूरी चीज़ें जो जीने के लिए हैं वो मिले।
और रहने के लिए डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था हो। जब चाहे वह व्यक्ति जो जॉब नहीं करना चाहता है लेकिन बाद में चलकर वो जॉब करना चाहे तो न्यूनतम ग्रेड से जॉब शुरू कर सकता है। कोई व्यक्ति हाफ जॉब भी कर सकता है। मान लीजिए कि हर किसी को 8 घंटे डेली ड्यूटी करनी है, कोई व्यक्ति चाहता है कि 4 घंटे ही हम ड्यूटी करें, हमें 50,000 नहीं चाहिए, हमें 25,000 से ही हमारा काम चल जाएगा, ताकि जो बचा हुआ समय है उसका इस्तेमाल मैं किसी अन्य कार्य में कर सकूं। अगर ऐसा उसका कोई इरादा है तो वह हाफ जॉब भी कर सकता है। पूरे भारतवर्ष में एक जैसी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद आवास के साथ पेंशन भी हर नागरिक को मिलना चाहिए। मित व्ययिता का आदर्श हो यानी सादगी का आदर्श हो, फिजूल खर्ची पर रोक, अर्थात ऐसा खर्च जो विलासिता के लिए किया जाता हो, ऐसा खर्च जो स्टेटस के लिए, दिखावा के लिए किया जाता हो, इस तरह के खर्च पर रोक लगनी चाहिए, रोक लगेगी। किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक बच्चे ना हो, क्योंकि अभी जो वर्तमान जनसंख्या है इसी के लिए पानी, बिजली या शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, इन सब जो बेसिक चीज़ें हैं इनकी भी ठीक से सभी के लिए पूर्ति नहीं हो पाती है और लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। तो किसी को भी 2 से अधिक बच्चे न हो। किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में संपत्ति खरीदने पर रोक लगनी चाहिए। खेती और व्यापार करना देश प्रबंधन का काम, यह उसकी जिम्मेदारी होगी। शासन या सरकार की जगह देश प्रबंधन की व्यवस्था। सब बताएं ना, लोग बोलते हैं, एक बहुत बड़े नेता थे, लगभग 18-19 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई या 20 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने एक बार कहा था कि अमुक नेता जो उस समय प्रधानमंत्री थे कि अगले 25 वर्षों तक राज करेंगे। किस पर राज करेंगे साहब? माँ भारती पर या माँ भारती की संतानों पर? ये कितना अपमानजनक शब्द है। या शासन करना कितना अपमानजनक शब्द है। यह देश है, यहाँ लोग रहते हैं, तो ये देश के संसाधनों का, उसकी संपदा का प्रबंधन होना चाहिए, देश के लोगों के जीवन का प्रबंधन होना चाहिए। आप शासन करके, राज करके इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति की गरिमा, जो ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो शासन या सरकार की जगह देश प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए, जीवन प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो उपाय है, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की अर्थव्यवस्था या इस तरह का जीवन प्रबंध, इस तरह का देश प्रबंध, ऐसी व्यवस्था आम जनता ही कर सकती है। कोई भी दूसरा व्यक्ति इसमें रुचि नहीं लेगा, नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। अब है कि मान लीजिए ऐसी व्यवस्था हम करते हैं तो लाभ क्या हो? अधिकांश अपराध बंद हो जाएंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संतोषजनक ढंग से कर पाएंगे। पुलिस, जेल और कोर्ट पर होने वाला व्यय बहुत कम हो जाएगा, शायद उसकी जरूरत न पड़े। कोई भी नागरिक खाली या बेकार नहीं बैठा रहेगा, बल्कि देश की तरक्की में अपना अधिकतम योगदान करेगा। अर्थात भारत के वर्कफोर्स या मानव संसाधन का पूरा उपयोग होगा। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो गरीबी खत्म हो जाएगी और व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। देश प्रगति के पथ पर चल निकलेगा। हर नागरिक निश्चिंत और तनाव मुक्त जीवन का भरपूर आनंद ले सकेगा। बहुत सारे, आज किसी दंपति को बच्चा होता है तो उस बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसको सेटल कराना, उसकी शादी
करना, ये तमाम तरह की चीज़ें उसके जन्म लेने से ही ये चिंता उसके दिमाग में, उसके दिल में बैठ जाती है। जब हम ऐसी व्यवस्था रखेंगे तो उसमें किसी को भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वह निश्चिंत रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा और जीवन का भरपूर आनंद ले सकेगा। लोगों के बीच अपनापन और सहयोग बढ़ेगा, सभी एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहेंगे। सभी मानवीय मूल्य विकसित होंगे, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सामंजस्य, ये सब तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो विकसित होंगे। सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियां बहुत कम रह जाएंगी, क्योंकि अधिकांश बीमारियां या स्वास्थ्य से संबंधित गड़बड़ियां इसलिए होती हैं कि व्यक्ति संतुलित भोजन नहीं कर पाता है, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए जो व्यायाम वगैरह के लिए समय निकालना चाहिए वो समय नहीं निकल पाता है, और लगातार वो तनाव और चिंता में रहता है। तो जब ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी उसके जीवन में तो बीमारियां उसको नहीं होंगी। सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएंगे, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। जो कई तरह के विभाजन हैं, जैसे मजहब पंथ के आधार पर विभाजन, क्षेत्र के आधार पर विभाजन, भाषा के आधार पर विभाजन, जाति के आधार पर विभाजन, ये सब जो कई तरह के विभाजन है वह भी खत्म हो जाएंगे, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा। सामाजिक एकता, समरसता, एकात्मता, सद्भाव और सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा। अभाव खत्म, गरीबी खत्म, एक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे, कोई किसी का नौकर नहीं रहेगा। नौकर बनना बहुत बड़ा दुख है, शायद सबसे बड़ा दुख है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। ये पराधीनता में भी जो नौकर बनना है ये सबसे बड़ी पराधीनता है। तो कोई किसी का नौकर नहीं रहेगा इस तरह की अर्थव्यवस्था में। हर किसी के जीवन में पवित्रता रहेगी, शुचिता रहेगी, अध्यात्म रहेगा, और इस तरह से लोग संपूर्ण आनंदित जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हानि, मुझे तो सिर्फ एक ही हानि दिखाई देती है जो उन सज्जनों से बातचीत के बाद मैं समझ पाया कि धनवानों, नेताओं, न्याय पेशेवरों जैसे जज, वकील, उच्च पदाधिकारियों, बड़े पत्रकारों, श्रेष्ठ जनों और अति घमंडी लोगों को कुछ समय तक मानसिक कष्ट होगा, उनका ईगो चोटिल होगा। नमस्कार।